स्वास्थ्य सेवा में तकनीकी नवाचार को बढ़ाना है। 50 स्टार्टअप ऑन बोर्ड हैं और प्रोटोटाइप 30 हैं और उत्पाद में 16 आ चुके हैं। ट्रांसजेंडर वार्ड्स एंड क्लिनिक्स, हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय की जरूरतों को ख्याल रखते हुए कुछ महीने पहले एक ट्रांसजेंडर क्लिनिक और वार्ड स्थापित किया गया है। अवार्ड्स एंड द लॉरेल्स, एससीपीजे ने देश में अपनी NIRF रैंक की 7वें से 6वें स्थान पर सुधार किया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने साइटेशन के आधार पर एससीपीजे के 15 प्रतिष्ठित फैकल्टी को विश्व के शीर्ष 2% रिसर्च साइंटिस्ट में दर्जा दिया है। पद्मश्री भारतीय गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मुझे चिकित्सा संस्थान में मेरे योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सब टीम वर्क की वजह से हुआ है। संस्थान का विजन, कुछ भी विजन हो लेकिन वो नीड बेस्ड होना चाहिए। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जो है किसी भी सेवा के लिए, चिकित्सा सेवा के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर ना जाए और सारी की सारी जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो यहीं पर उपलब्ध हों। उसी के बारे में हमने काफी लक्ष्य सेट किए थे, उसमें से काफी लक्ष्य हमारे पूर्ण हो चुके हैं। पहले मैं जो पूर्ण हो चुके हैं वो बताऊंगा। इमरजेंसी मेडिकल एंड रेनल ट्रांसप्लांट सेंटर, एडवांस डायबिटिक सेंटर, टेली ICU प्रोजेक्ट, टेली इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का शिलान्यास हुआ है। लेकिन हमारा मानना है कि अभी हमने 4 डिपार्टमेंट और खोले हैं। जिस तरह से एक पौधा को बड़ा होता है, जैसे वो बड़ा होता है तो हम इनको वहीं पे प्लांट कर देंगे। ये पूरे के पूरे अपने केंद्र में चले जाएंगे, जिससे कि जो नया केंद्र आ रहा है पीडियाट्रिक सेंटर का, उसकी सक्सेस जो है सुनिश्चित की जा सके। सलोनी हार्ट सेंटर 2 फेज में होना है, एक फेज चालू हो गया, दूसरा होगा और गामा नाइफ भी अब आ रहा है। भविष्य के लक्ष्य जो है, जो मेरे को लगते हैं इस समय, वो ये है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर वो पूरा हो, सलोनी हार्ट सेंटर का चरण 2 पूरा हो, OPD पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि जैसे ही कोई पेशेंट आए somebody बी देयर कि उसको रिसीव करे और उसके रजिस्ट्रेशन पे लेके जाए और उसके बाद में जो है जहाँ पे चिकित्सक देख रहे हैं तो वहां तक लेके जाए। तो दिस OPD पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कार्य शुरू हो चुका है। Public health and epidemiology, this is important for the community-based outreach programs. Clinical pharmacology center, वो जो की जरूरत होगी rigorous drug structuring, interdisciplinary research को बढ़ाने के लिए, drug safety और efficacy सुनिश्चित करने के लिए। निदेशक के रूप में जिन 58 महीनों में मैंने यहाँ सेवा की है, मैं महान संस्थान को अकेले नहीं चला सकता था। मैं इस संस्थान के सभी संकाय सदस्यों, कर्मचारियों के योगदान करता हूँ। इस संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर, छात्रों और रिसर्च स्कॉलर्स को मेरा विशेष धन्यवाद। मैं गवर्निंग बॉडी, फाइनेंस कमेटी, एकेडमिक बोर्ड, रिसर्च कमेटी एंड एथिक्स कमेटी के सदस्य और उनके सक्रिय योगदान का आभारी हूँ। एक बार फिर सरकार के अटूट समर्थन में मेरा हार्दिक धन्यवाद। मुझे यकीन है सरकार अपना समर्थन देना जारी रखेगी ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों की सेवा कर सकें। इस अवसर पर शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। संस्थान द्वारा विगत 5 वर्षों में अर्जित की गई अनूठी उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए धन्यवाद सर। यह हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे समक्ष डॉक्टर गीतांजलि भट्ट बने उपस्थित हैं। मैं संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शालीन सर से अनुरोध करूंगी कि वह आज के समारोह की मुख्य वक्ता डॉक्टर गीतांजलि के अलौकिक व्यक्तित्व से सभी को परिचित कराएं। मुख्य ऑरेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है नाम की, वो प्रोफेसर गीतांजलि पद्मनाभन। आपका
माननीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्ति एवं साथियों, डॉक्टर गीतांजलि पद्मनाभन इस समय गीतम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम की प्रो वाइस चांसलर हैं। इसके पूर्व वो निदेशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर में 5 वर्ष के लिए थी और उन्होंने उसके साथ एम्स पटना, एम्स कल्याणी, एम्स गुवाहाटी के निदेशक के रूप में भी एडिशनल चार्ज लेकर 4 एम्स को स्थापित किया या बढ़ने में योगदान दिया। इनका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन जो है वो हिंदुस्तान के उन 3 संस्थानों में से अमंग्स द बेस्ट जिपमर पौंडीचेरी में हुआ, जहां पर उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी अप्लाई करी। तो ये एमडी और पीएचडी दोनों हैं। ट्रूली क्लिनिशियन साइंटिस्ट, ये टेक्निकल ऑफिसर रह चुकी हैं। क्योंकि ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं तो इन्होंने बच्चों की दवाओं में बच्चों के इलाज के लिए जो बिल्कुल जरूरी दवाएं हैं उन पे आकर्षित ध्यान किया और ये अब एसेंशियल मेडिकल लिस्ट में हिंदुस्तान में आईसीएमआर और सेंट्रल एजेंसीज ने इसको दर्शाया, इसको अब माना है। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि बड़ा लंबा लिस्ट है जिसके ये मेंबरान रही हैं, जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये एमसीआई से जुड़ी हैं और इनका जो मूल ये एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक अध्यापक हैं, एक रिसर्चर हैं, मगर इनका प्रमुख इंटरेस्ट इस बात में है कि जो सबसे अहम और जरूरी दवाएं हैं, क्योंकि आजकल दवाओं का खर्चा इतना ज्यादा होता है, केवल उसको ये अंकित करें। खासकर इन्होंने पीडियाट्रिक्स में किया है मगर अडल्ट ग्रुप में भी किया क्योंकि ये फार्माकोलॉजिस्ट हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट डॉक्टर गीतांजलि to please come and deliver her address. Honorable Chief Guest of today's function, the Chief Minister, all the respected dignitaries on the dais, the faculty, students, residents of SGPGI, members of the press, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to share a momentous occasion as this 41st Foundation Day of SGPGI. It's a wonderful feeling to stand in front of you in this auditorium, and for the last 4 decades, SGPGI has established itself as a center of excellence, both in medicine as well as medical research, and an institution of repute which many institutions try to emulate. I can speak openly and say that many of your students and faculty have joined AIIMS Bhubaneswar when I was there, and they have been torchbearers of this institution, and they have been able to put institutions like AIIMS Bhubaneswar on the map in a short time because of the training they have got here, because of the work culture and the work ethic they have imbibed here, and they have also realized the importance of giving back to society. To me, there is no need for any more validation of your institution, as I have seen the impact it has had in those who have been trained here. Congratulations. Today, as you celebrate 41 years of existence, I'm sure a handful of you will be able to recall those early days and compare it with what this institution stands here today. You cannot and should not forget all the efforts and hard work put by those early torchbearers, those leaders, the faculty, and the students who step out of these portals, who, after doing their little bit in this institution, have learned to forge the destiny of your institution. No one can also forget to acknowledge the hundreds of silent workers behind the scene, the cleaning staff, the support staff, administrative, technical, engineering, finance, accounts, all these people, nursing, paramedical. It is only because each one of them played their role
and their part in institution building that today your institution can stand tall. As an administrator, I have often sat in interviews for recruitment to faculty in this institution as well as in others. And one of the major concerns I am noting is, perhaps which some of you have also noted, is that there is a definite decrease or a diminution in scholarship amongst a majority of the young people. I find a basic lack of understanding, a diminishing curiosity, and a refusal to participate or engage in activities unless it has a direct benefit to them, either monetary or career-wise. I'm not sure whether this is because of the enormous stress young and not so young people also experience, sometimes real and sometimes imagined, or whether we, as the senior people, are not providing them the advice, the guidance, the counsel, direction and motivation they need. We are indeed blessed to be in a time where there are so many wonderful technological advances that truly make our life much easier to be able to connect with others, to learn of discoveries, to marvel at nature just sitting in the comfort of our homes. But we must remember that above all, we are academicians and we belong to a profession in the service of the people. And we can remain truthful to our chosen profession only if we keep on learning. Having spent almost all my life in government institutions, and that too in institutions of national importance, I am struck by the enormous differences in managerial style, patient expectations, faculty expectations, student expectations, perceptions, and so many other aspects between the style in which government institutions function and the way private institutions function. It is as if they are worlds apart. And actually, it should not be. There is an alarming lack of scholarship and the desire to be lifelong learners, which I am seeing in the younger generations. And this is pretty scary for me. As I was sharing with some of your faculty too, it's scary for all of us. We are a fraternity in the health sciences which relies on updating ourselves and learning about the recent advances, and we are not able to instill this sense to our students and faculty, then we indeed fail them. I'm reminded of a story between Coca-Cola and Pepsi. When Pepsi was trying to lead the market, one of the directors kept harping on how difficult it is, since Coke is the major company which was having a lot of market share in drinks. And another director pointed out, it's not Coke, but it's all the other liquids a person drank, including water, tea, coffee, orange juice, and so on, which naturally took a larger share of the market than Coke did. To parallel, medical journals are now competing with other things on your phone, betting games, the reels and news and so on. So the time an individual has to share in academics is shrinking because our energy is focused on something else. And therefore, I would like to say that we need to introspect and try to understand where we should go as a faculty, where we should go on as a fraternity. Lifelong learning is something which we cannot forgive. People are looking up to all of you as an institution to show us the way forward, and some of the thoughts which I hoped I could share with you. Once again, thank you very much for inviting me, and I wish this institution all the very best to reach greater heights. Thank you. धन्यवाद मैडम, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों व उपलब्धियों ने हमें अत्यधिक प्रबुद्ध किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि वह कार्यक्रम की प्रमुख वक्ता डॉक्टर गीतांजलि जी को व्याख्यान पट्टिका प्रदान कर सम्मानित करें।
अतिथि श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपने विचार प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर गीतांजलि पद्मनाभम, पूर्व वाइस चांसलर गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर विशाखापट्टनम, श्री पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रोफेसर आर.के. धीवन, निदेशक SGPGI, प्रोफेसर शालीन कुमार, डीन SGPGI, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 40 वर्ष हो गए, आज आप सब 41वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप सब गर्व भी महसूस कर रहे होंगे कि इन 40 वर्षों में PGI ने जो सफर तय किया है वो निश्चित तौर पे इतने कम समय में आज जिस प्रकार का संस्थान ये बन के उभरा है, लखनऊ भी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि आसपास के प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल तक के बहुत सारे मरीज यहाँ पर आते हैं और स्वस्थ होके जाते हैं। मुझे ये कहने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, किसी भी संस्थान कैसा काम करता है इससे ही परिलक्षित हो जाता है कि डिप्टी CM साहब भी इससे गुजरते होंगे कि रोज कम से कम 15-20 फोन आते होंगे कि हमको PGI में भर्ती करा दो। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में जितने आदरणीय मंत्रीगण हैं, सबके पास कम से कम 10-12 फोन जरूर आते होंगे दिन भर में। इसी से ये पता लगता है कि इस संस्थान ने कितनी ऊंचाइयां छू ली हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से ये संस्था आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और प्रदेश ही नहीं, आसपास के प्रदेश नेपाल, भूटान, बर्मा, यहाँ के भी नागरिकों को आप अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। और खासकर मैं हमारे जो पैरामेडिकल्स और नर्सिंग स्टाफ है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग को डॉक्टर्स और फैकल्टी और रेजिडेंट जो है वो तो जो मेहनत करते हैं, लेकिन किसी मरीज के साथ किसी डॉक्टर का रहना 5 मिनट या 8 मिनट 10 मिनट रहता है, लेकिन पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उनकी देखभाल करती है। मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाए और कोई भी मरीज यहाँ से बिना सच सुए न जाए। इसी कामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय इस संस्था के लिए निकालने के लिए मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपने उत्तम विचार हमारे समक्ष रखें। SGPGI के 41वें स्थापना दिवस के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे साथ राज्य मंत्री हमारे मित्र आदरणीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आदरणीय पार्थसारथी सिंह शर्मा जी, पूर्व वाइस चांसलर गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च विशाखापट्टनम, जिनका अभी हम लोगों ने उद्बोधन सुना, ऐसी बहुत ही ख्यातिलब्ध डॉक्टर गीतांजलि जी, निदेशक SGPGI प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन जी, संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर शालीन कुमार जी, उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, पत्रकार भाइयों तथा बहनों, उपस्थित सभी हमारे साथीगण, आज हम सब 41वां स्थापना दिवस
मना रहे हैं। ऐसे अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में जब कहीं भी कोई बीमार होता है, किसी का परिजन, तो उनके मन में इच्छा होती है कि हम सबसे पहले पीजीआई की तरफ जाएं और पीजीआई में प्रवेश मिल जाए। और ये दर्शाता है कि आपने इन 40 वर्षों ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ढेर सारे चिकित्सा संस्थान हैं जिनके पास अच्छी बिल्डिंग है, अच्छे लोग हैं, लेकिन जो विशेष योग्यता आपने हासिल की है वो किसी ने हासिल नहीं की है। मैं सभी फैकल्टी मेंबर्स को, डायरेक्टर साहब के सहित पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को मैं सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। निदेशक महोदय ने प्रगति आख्या आपके समक्ष रखी। ढेर सारे नए विभाग खुले हैं, उनका मैं पुनः दोहराना नहीं चाहूंगा। मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इमरजेंसी की जो सीटें हैं उनको हमने लगभग 2 गुना किया है। सीसीएम की सबसे अधिक दिक्कत आती थी, उनको हम 2 गुना करने जा रहे हैं। और नए विभागों के साथ साथ पुराने विभागों को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब को, इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर काम किया। डॉक्टर साहब, बैठे बैठे मन में एक विचार आ रहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने जो भी धनराशि मांगी पीजीआई के विकास के लिए, उसको स्वीकृत करते हुए पीजीआई को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे अवसर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मन में एक विचार मेरे आ रहा था कि जितने भी विभाग हम खोलते हैं, दिमाग से लेकर के पैर की सबसे नीचे एड़ी तक, न्यूरो से लेकर के आंख, कान, गला, हार्ट, लीवर, फेफड़ा, लीवर सारा हमने खोल दिया। लेकिन क्या ऐसा विभाग कोई डॉक्टर साहब हम खोल सकते हैं कि लोग बीमार ही न पड़े? पीजीआई में मैं आया एक बार, यहाँ फॉरेस्ट में आपने वृक्षारोपण हमसे कराया था, पीछे फॉरेस्ट है। तो क्या डॉक्टर साहब कोई हैप्पी लाइफ सेंटर हम खोल सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में नंबर 1 का जो पायलट प्रोजेक्ट होगा। मैं मुख्यमंत्री जी की अनुमति चाहूंगा, आप सरकार से अगर इसकी अनुमति दें तो हमारे पास जो पीछे जंगल है उसके पास में हम एक लोगों को ट्रेनिंग दें। अब हो क्या रहा है, रात जितना नौजवान है 15 साल से लेकर 30 साल तक का, वो दिन भर तो सो रहा है, रात भर जग रहा है। रात में कारण क्या, इंटरनेट अच्छा चलता है और सर्च करने जा रहे हैं और ये नहीं पता है। और जाते जांच कराने, विटामिन डी कम है, हड्डी में दर्द है, विटामिन डी की 4 शीशी लेके पिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद B12 कम है। सबके पास जितने लोग बैठे आप जांच कराओ। मेरा करबद्ध अनुरोध है, एक हैप्पी लाइफ सेंटर खोला जाए। मुख्यमंत्री जी अनुमति देंगे और उसमें एक स्वस्थ मनुष्य के लिए क्या क्या दिनचर्या होना चाहिए उसका प्रचार प्रसार करें कि लोग बीमार होकर हमारे यहाँ ना आए, खुश खुश होके जाए। तो सुबह कै बजे उठना है, हमें क्या क्या भोजन लेना है, 40 के बाद हमें कम से कम 50 मिनट एक्सरसाइज करके पसीना बहाना। जरूरी नहीं कि आप योगा करें, जरूरी नहीं कि आप ट्रेडमिल चलाएं, आपको पसीना निकालना कैसे भी निकालिए, घर का झाड़ू पोछा करिए। घर में कोई भी सहायक मत रखिए। साहब लोग बैठे, रजिस्ट्रार साहब बैठे, 4 आदमी लगे घर में, क्यों लगे भाई? अगर पसीना तो निकालना पड़ेगा। अब तो इतना ज्यादा एडवांस हो गया कि लोग चाहते पहले पोर्टिको तक मोटर जाती थी, बेडरूम तक मोटर जाए। तो हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। एक बात उसमें हैप्पी लाइफ सेंटर में ये लिखा, ये शारीरिक श्रम करना है, इतने बजे उठना है और खान पान पर विशेष नियंत्रण रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं, एक बार एक मिनी स्टेडियम गांव का उद्घाटन करने के लिए हम गए। जब उद्घाटन करने के लिए गए तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि 7 बज गया है, सूर्यास्त हो रहा, वहां जाने लायक ठीक नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। हमने काम चलते रात हो गए तो क्या हुआ, जनरेटर लगा है। पहले रात में गाँव में पूरा नौजवान साथी सब मस्त हो जाते हैं। मैं गया, एक युवा साथी को मैंने मंच पे बुलाया, हमने कहा नई मोटरसाइकिल से आया, उस पर नंबर नहीं पड़ा था। हमने कहा मोटरसाइकिल में अगर हम आपको मिट्टी तेल प्रोवाइड कराएं
सस्ता होता है पेट्रोल से, डाल के चलाओ, कहाँ चला देंगे? तो हमने कहा 1 साल तक चलाओ, अरे पागल है क्या, इंजन बैठ जाएगा। हमने कहा ये इंजन जो कुदरत ने, ईश्वर ने दिया है तुम्हें, इसका कोई मोल नहीं है। इस इंजन में आप ऐसे तरल पदार्थ को क्यों ले रहे हो जो स्वीकार नहीं करता है? मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं डॉक्टर साहब, एक ऐसा हैप्पी लाइफ सेंटर आप खोलें और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों कराएं, और ये पूरे प्रदेश का पायलट प्रोजेक्ट होगा जो पूरे प्रदेश में, देश में चर्चा का विषय बनेगा कि पीजीआई केवल बीमार का ही इलाज नहीं करती, पीजीआई ऐसे जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जीने का सिस्टम भी सिखाती है कि आदमी बीमार ही न पड़े। कोई बीमारी को ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, कोई बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वस्थ जीवन जीने वालों बीमार हो सकता है, कोई अनुसांगिक बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बीमारी को हम बुला रहे हैं, रात भर जगेंगे, दिन भर सोएंगे, सूर्य भगवान को प्रणाम नहीं करना है, खाना पीना भी दुकान पे हो रहा है, आजकल तो स्विगी, आज क्या जोमेटो, रात में 2 बजे 1:30 बजे भी भोजन आ रहा है। वो सब हमारे पास जो लड़के यहाँ काम करते हैं लोकल में, सब हमसे मिलते हैं, हम यूनियन के अध्यक्ष है, जो जोमेटो स्विगी वाले हैं, वो बताते हैं रात में 1:30 बजे भोजन मंगाते हैं साहब, लोगों के यहाँ मंगाते हैं ना। आप लोग बताइए, आप लोग सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, 1:30 बजे 2 बजे भोजन मंगाया जा रहा है। तो हमारा शरीर तो मशीन नहीं है, ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ा वरदान मानव शरीर है, हमको सोचने समझने की शक्ति है, और दुनिया में हम सब कुछ कर सकते हैं, और भारत माता ने अपने सपूतों के माध्यम से अद्भुत प्रगति हासिल की है। मैं कह सकता हूँ दुनिया में भारत माता का नाम, दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं है जब भारत की चर्चा नहीं होती है। भले ही रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, लेकिन भारत की चर्चा हो जाती है। बाइडेन साहब जीते हैं, लेकिन भारत की चर्चा हो रही, वहां भी हो रही ना, चारों तरफ भारत माता की चर्चा हो रही। ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर। बढ़िया एक्सप्रेसवे, हमारे पास आज 21 एयरपोर्ट काम करने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। कौन सोचता था इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर से जहाज उड़ेंगे, कुशीनगर से जहाज उड़ेंगे, मुरादाबाद से जहाज उड़ेंगे, बरेली से जहाज उड़ेंगे, अलीगढ़ से जहाज उड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं, हम अगर जनसंख्या के लिहाज से 5वें बड़े राष्ट्र हैं, तो हमने वो करके भी दुनिया के सामने दिखाया है। और ये सबके पीछे आप सबकी मेहनत है, लगन है। मैं कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। मैम जो आई है हमारी गीता मैम, आपका स्वागत करता हूं और आभार प्रकट करता हूं, आपने बहुमूल्य समय दिया। डायरेक्टर साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार कि आपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हम सबके लिए निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके विचारों ने हमें अत्यधिक प्रेरित किया है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि वे संस्थान की कॉफी टेबल बुक का विमोचन करें। धन्यवाद श्रीमान। समुद्र की विशालता में हर बूंद का एवं इमारत की भव्यता में हर ईंट का योगदान होता है। प्रत्येक वर्ग के संयुक्त प्रयासों से एक संस्थान चलता है। हम SGPGIMS में उत्कृष्टता प्रदान करने व बनाए रखने की दिशा में अरे वो पगला सबरा डांट खाएगा लोग। हम कहते सारे के तो दोस्त ना है के लिए पुरस्कृत किया जाता है।
अब आते हैं हम 5वें रिसर्च डे पुरस्कारों पर। सबसे पहले फैकल्टी मेडिसिन कैटेगरी डॉक्टर नारायण प्रसाद, प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर दुर्गा मिश्रा, एडिशनल प्रोफेसर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। डॉक्टर रुचिका टंडन, न्यूरोलॉजी एसोसिएट प्रोफेसर। डॉक्टर अरशद नाजिर, कार्डियोलॉजी, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर। फैकल्टी सर्जिकल कैटेगरी प्रोफेसर अनंत मेहरोत्रा, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर रवि शंकर, न्यूरोसर्जरी, ही इज एडिशनल प्रोफेसर। डॉक्टर पवन कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर आशुतोष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर सोमन कांजीलाल, न्यूरोसर्जरी, असिस्टेंट प्रोफेसर। Coming on to faculty pre-para basic category, Professor Khalikur Rahman, hematology. Dr. C.P. Chaturvedi, additional professor, Stem Cell Research Center. Dr. Anshika Srivastav, medical genetics. Faculty clinical vignette category, Professor Zia Hashim, pulmonary medicine. Dr. Ankur Mandelia, pediatric surgery, super specialty. Dr. Sumit Sachan, anesthesiology. Dr. Sushil Kumar, neonatology. New faculty award category, Dr. J. Kumar Miyappan, nephrology. Dr. A. Hasina, medical genetics. Dr. Nidhi Singh, anesthesiology. Coming on to the student award, student medical published category, nephrology se we have Dr. Sauri Saurabh Mohapuda. Dr. Dheeraj Kumar, neurology. Student surgical published category, Dr. Abhishek Haldar, neurosurgery. Dr. Nitin Das K, neurosurgery. Dr. Pooja Tathaskar, neurosurgery again. Student pre-para basic published category, Dr. Suraj Singh, Stem Cell Research Center. Dr. Biswajit Sahu, molecular medicine. Dr. Shashank Mathur, molecular medicine again. Student category, vignette published category, Dr. Lakshmi Priya TR, endocrinology. Dr. Mohammad Firoz Nizam, neurology. Dr. Nishant Agarwal, pediatric surgery, super specialty. Dr. Rahul Goyal, pediatric surgery. Student medical unpublished category, Dr. Richa Tyagi, pulmonary medicine. Dr. Piyush Mishra, nephrology. Dr. Tuba Kamar, clinical immunology and rheumatology. Student surgical unpublished category, Dr. Rinel Mascarenhas, endocrine surgery. Dr. Nazreen Hamid, neurosurgery. Dr. Divya Priyadarshi Behra, endocrine surgery. Student pre-para basic unpublished category, Dr. Shreya Srivastav, pathology. Dr. Pran Krishna Kakati, stem cell research. Dr. Priyanka Yadav, endocrinology. Now, student medical and clinical vignette unpublished category, Dr. Shruti Bansal, radiotherapy. Dr. Tarun Kumar, pediatric surgical super specialty. Dr. Devesh Gupta, clinical care medicine. Dr. Krishnau Mukhoti, pulmonary medicine. Thank you everyone. अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वह मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें।
41वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, आज के इस समारोह की मुख्य वक्ता के रूप में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रो वाइस चांसलर गीतम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च विशाखापट्टनम प्रोफेसर गीतांजलि बैटमैन वाले, SGPCI के निदेशक प्रोफेसर R.K. धीमान जी, डीन प्रोफेसर शालीन कुमार जी, SGPCI के सभी सम्मानित आचार्यगण, शिक्षकगण, यहाँ के सभी कर्मचारीगण और सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, 4 दशक की एक शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। एक दार्शनिक ने कहा कि जीत की तैयारी इतनी शालीनता के साथ करो कि आपकी सफलता शोर मचा देगी। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में स्वास्थ्य का मानक क्या होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यह मानक न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर भारत में अब SGPCI तय कर रहा है। और बिना किसी शोरगुल के, बिना किसी हो हल्ला के SGPCI ने इस यात्रा को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और इसीलिए इस शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपकी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 5 वर्ष के दौरान, पिछले 5-7 वर्ष के दौरान SGPCI ने अपनी समय के उस प्रवाह के साथ अपनी स्पीड को बढ़ाया है और अपनी स्पीड को बढ़ाने के साथ SGPCI ने अपने आप को वर्तमान की प्रतिस्पर्धा के साथ हम खड़े रह सके, इसके लिए जिस विजन के साथ संस्थान के निदेशक, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक और यहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर के संस्थान को आज जिस नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया है, मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष
इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इनके बारे में कोई सोचता नहीं था। आज ये डिपार्टमेंट यहाँ पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ SCPCI से भी कह रखा है कि हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं। और संभवतः देश का पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको CSR से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सालोनी फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सबको मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को सबको इसका श्रेय जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने चुनौती भी उतनी ही मजबूत होती है। इस चुनौती के प्रति एक पक्ष को लेकर के तो आप चले हैं, बहुत मजबूती के साथ चले हैं, और वो पक्ष है कि हम हेल्थ को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकें। जैसे भारत सरकार ने भी टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में चलो पढ़ो SCPCI को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। और उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। SCPCI के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। हम लोगों ने उस समय प्रदेश के अंदर सर्वे कराया था तो 36 जनपद हमारे ऐसे थे जिन जनपदों में ICU का एक भी बेड नहीं था। कैसे होगा, बीमारी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन कैसे जो चुनौतियां आ रही, जो दुनिया के अंदर सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे। जब इस पे चर्चा होनी प्रारंभ हुई तो उस समय यहाँ के निदेशक ने एक सुझाव दिया था कि हम लोग टेली ICU प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर हमने कहा भी टेली ICU संचालित करने के लिए कुछ तो वहां की प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे मास्टर ट्रेनर पहले एक यहाँ पे ट्रेन करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि SCPCI ने पूरी शालीनता के साथ उस दौरान प्रदेश में वर्चुअल ICU प्रारंभ किए थे। 75 के 75 जनपदों ने उसके माध्यम से हजारों लोगों की जान को बचाने में मदद मिली थी। वो एक शुरुआत थी। आज उसको और मजबूती के साथ भारत सरकार ने भी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य आगे बढ़ाया है। 6 मेडिकल कॉलेजेस पहले चरण में जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर अन्य मेडिकल कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की तैयारी हो रही है। याद रखना, स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वस्थ होने का अधिकार है और स्वस्थ होने के इस अधिकार से
कोई व्यक्ति या कोई सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। अच्छी बात है कि हम उसको सही दिनचर्या के लिए प्रेरित करें, उसका रहन सहन, उसका खान पान, इन सब के लिए बोले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आदत से मजबूर होते हैं और उनको भी हम बाहर नहीं कर सकते। दूसरा, व्यक्ति की प्रकृति भी इस पर निर्भर करती है, पता नहीं कौन सी प्रकृति का है, तो वह व्यक्ति उसके अनुरूप ही आचरण करेगा। लेकिन तब भी समुदाय का और समाज का दायित्व तो बनता है कि उसको भी हम सही मार्ग पर ले चलने की व्यवस्था करें। और एससीपीसीएल वास्तव में इन सभी को प्राप्त कर सकता है। 550 एकड़ क्षेत्रफल में आपका व्यापक बृहद परिसर फैला है। इसमें भी हम लोग और कुछ भी नया कुछ दे सकते हैं लोगों के लिए। स्वस्थ दिनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का और बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। अभी तक आप रोबोटिक्स का ही उपयोग करके सर्जरी में उसका उपयोग कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल फील्ड में और बेहतर बनाने की दिशा में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में अब आ गया है कि जिसका एक बड़े केंद्र के रूप में एससीपीसीआई को हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन याद करना, अगले 5 वर्ष में मैं जब आपकी रिपोर्ट पढ़ रहा था और देख रहा था मैं कि वर्ष 2024 में अब तक 1,15,000 1,16,000 के आसपास पेशेंट यहाँ पे केवल रजिस्ट्रेशन करवाए और उनमें से 48,600 यानी लगभग 48,600 के आसपास पेशेंट यहाँ पे उपचारित होकर के गए। 14,000 से अधिक ऑपरेशन यहाँ पर हुए। 144 किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, 32 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए हैं, 1 लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, 591 ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और 319 रोबोटिक सर्जरी भी इस दौरान यहाँ पर हुई है। इसी प्रकार से लगभग यानी 1,317 कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और 2 लाख पेशेंट को यहाँ पे रेडियोलॉजी की जांच हुई है और 40,000 से अधिक सीटी स्कैन और एमआरआई हुई है। ये आपका 1 वर्ष का है और मुझे आपसे एक बात करना है कि देखिए, काल चक्र है, हम सब काल चक्र से बंधे हुए हैं। समय की गति किसी का इंतजार नहीं करती है और निरंतर उसका एक प्रवाह है। जो व्यक्ति उस प्रवाह के साथ तारतम्य स्थापित करके उसकी गति से आगे बढ़ता है, वह तेजी के साथ प्रगति करता है। जो उसकी गति के साथ चलता है वह भी अपनी सामान्य दिनचर्या के साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। लेकिन जो उस काल प्रवाह में पीछे छूट जाता है वो पिछड़ता ही जाता है, फिर पिछड़ता ही जाता है। उसके लिए फिर कोई ठोर ठिकाना नहीं होता है। और इसीलिए कहा गया ना कि ये समय मत लगाओ कि हमें तय क्या करना है। आपके सामने विजन है। निदेशक महोदय ने भी और संस्थान से जुड़े हुए यहाँ का योग्य फैकल्टी है, उसने पहले से उसके पास एक विजन है। बेहतरीन संस्थान के रूप में इस संस्थान को स्थापित करने के लिए हम इस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में और एक फील्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की जिस विजन पे हम काम कर रहे हैं उस रूप में स्थापित करने की दिशा में हमें
अगर और अच्छे ढंग से अपने आप को स्थापित करना है, अभी राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर उस प्रतिस्पर्धा के योग्य अपने आप को तैयार करना है, तो हमें यह तय करने में अब समय नहीं लगाना चाहिए कि हमें क्या करना है, वरना समय तय कर देगा कि आपको क्या करना है। हमें समय को नहीं इंतजार करना है, हम स्वयं तय करें अब। और मैं यही चाहूंगा, देखिए पेशेंट राज्य भर के हर व्यक्ति आता है, मेरे पास आता है, हम लोग देखते हैं कि भाई वास्तव में जरूरतमंद है, वो भी चाहता है कि उसको अच्छे संस्थान में सुविधा मिले। और मैं चाहूंगा कि जो स्पीड है इसको हम 3 गुना कर सकते हैं। आपको संसाधन चाहिए, संसाधन सरकार आपको उपलब्ध करवाएगी। आपको स्वयं समय इसके लिए देना होगा और मुझे लगता है जितना आप दे पाएंगे। याद रखना कि अगर आप 10 पेशेंट देखते हैं तो उसकी स्पीड को अगर आप 25 से 30 करते हैं तो आपको 25-30 लोग डिफरेंट कैटेगरी के मिलेंगे। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनकी अपने अलग अलग मिलेगी सबकी। उतना आपका एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उतना नया अनुभव आपके सामने आएगा। आपको समझने में, पेशेंट को समझ करके ही डॉक्टर बता सकता है कि इसका क्या होना है, क्या करना है। और मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा आपके पास अनुभव का खजाना हो सकता है। और इसको लेकर के हमें प्रयास होना चाहिए। क्या जो भी एक वर्ष में 1,15,000 या 1.25 लाख पेशेंट आ रहे हैं, क्या हम इसको एक वर्ष में 5 लाख कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे भर्ती होने वाले जो पेशेंट्स हैं, वार्ड्स बढ़ रहे हैं, नए डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, उनमें बेड्स बढ़ रहे हैं, हम मानते हैं अच्छा बढ़ा है, क्या हम इसको 48,000 से यानी 50,000 से बढ़ा करके 1.5 लाख तक पहुंचा सकते हैं? सदियों से तीर्थराज प्रयाग, क्या यहाँ पे जन जन की अटूट ऑपरेशन सर्जरी हो रही है, इसको 15,000 से बढ़ा करके क्या हम 50,000 तक पहुंचा सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट जो यहाँ पर 1,500 तक यानी 150 तक हो रही है, क्या हम इसको 500 तक पहुंचा सकते हैं? जो वेटिंग है उसको हम कम कर पाएंगे? बोन मेरो के मामले को भी क्या हम इसको और 3 गुना बढ़ा सकते हैं, 100 तक पहुंचा सकते हैं? जो लीवर ट्रांसप्लांट का मामला है, क्या हम इसकी गति को और बढ़ा सकते हैं? ऐसे रोबोटिक सर्जरी का है, क्या बस 350 से बढ़ा करके 1,000 तक पहुंच सकता है? या अन्य जो मामले जितने भी ओपन हार्ट सर्जरी का लगभग 600 प्रतिवर्ष का एवरेज है, क्या हम इसको बढ़ा करके 2,000 प्रतिवर्ष कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शालीनता के साथ आपके द्वारा जो प्रयास होगा वो पूरे प्रदेश में धूम मचा देगा। पेशेंट आपकी जय जयकार करेगा और डॉक्टर के बारे में जो पेशेंट के मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव है, लोग उस श्रद्धा और सम्मान के साथ आपको देखेंगे। हमें अगर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, ये केवल हमें मान ले कि केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। और एक नागरिक के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी कोई भूमिका नहीं है। मुझे लगता है कि हम अपने साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने देश के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय यही है कि अगर पीएम का विजन है और पीएम इसके लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं, तो मैं अपने फील्ड में क्या कर सकता हूं? 2047 जब देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा, 100 वर्ष पूरा करेगा, कैसा भारत चाहिए? विकसित भारत चाहिए, खुशहाल भारत चाहिए,
और साल भारत में लोग पेशेंट यानी मरीज परेशान हो, कोई सर्जरी के लिए किसी को डेट मिल रही है, अर्जेंट सर्जरी है, आप उसको 2 साल की बात का समय दे दीजिए तो बेचारा तो आधा वैसे ही मर जाएगा, वैसे दम तोड़ देगा। हम समय पे उसको तैयार करें। और दूसरा, थोड़ा लोगों को इसके बारे में भी आप अवेयर किए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर बोलेगा ज्यादा प्रभावी होगा, बताने की आवश्यकता है, उसको इस बारे में बताने की आवश्यकता है कि भाई अगर पेशेंट किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके ऑर्गन काम आ सकते हैं दूसरी जिंदगी को बचाने के लिए। हम पेशेंट को इसके लिए तैयार करें, उसके कैंडिडेट को तैयार करें, बताएं कि भाई देखो ये हो सकता है, इससे कुछ भी कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, इस जीवन के बाद उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बॉडी तो फिर भी ऐसे भी उसको अग्नि संस्कार हो जाएगा, कोई दफना देगा या कोई अन्य काम हो गया उसका, वैसे भी सड़गल जाएगी, क्या फायदा है। अगर उस पर कर सकेंगे तो जो ये वेटिंग है इस वेटिंग को कम करने में मदद मिल सकती है। कौन बताएगा इसके बारे में? बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। आप बताएंगे, आप पे ज्यादा विश्वास होगा। अगर कोई नेता बताएगा तो लोग बोलेंगे नेता वैसे बोलते हैं। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोगों को इसके बारे में अवेयर भी करें कि जहां पे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती हो, उसको उपलब्ध कराने की दिशा में हमारे स्तर पर क्या प्रयास हो सकता है। और कोई संदेह नहीं, यानी उत्तर प्रदेश का हर पेशेंट, बिहार का, नेपाल का, अगल बगल के राज्यों के ज्यादातर मरीजों के परिवार के सदस्य इस बारे में उनका आग्रह होता है कि हमें सीपीजीआई में भर्ती करवा दिया जाए, वहां हमें सुविधा मिल जाए, किसी प्रकार से एडमिशन हो जाए। तो एक उस दिशा में इस गति को अगले 5 साल के लिए, क्योंकि आज 41वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, 40 वर्ष की यात्रा को पूरा किए हैं। नेम प्लेट के ऊपर अगले 9 वर्ष आपके लिए हम होने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती वर्ष होगा आज से ठीक 9 वर्ष बाद आपका, इस संस्थान का। और तब तक दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका होगा, मेडिकल के फील्ड में भी बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। तब प्रतिस्पर्धा की स्थिति क्या होगी, यह भी आपके सामने होना चाहिए। आज हर व्यक्ति प्रदेश में एसजीपीजीआई की तरफ देखता है। आज हम लोग प्रदेश के अंदर, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि क्या स्थितियां थी। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर के 2017 तक केवल गवर्नमेंट स्तर पर, गवर्नमेंट के स्तर पर केवल 12 मेडिकल कॉलेज खोले गए। और अकेले इस वर्ष हमने 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का संचालन किया। इसी वर्ष जिसमें एडमिशन हुए हैं 13 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, 4 अन्य को, जिसमें 3 में गवर्नमेंट पीपीपी मोड पर सपोर्ट कर रही है और 2 अन्य प्राइवेट सेक्टर में, यानी कुल 18 मेडिकल कॉलेजेस अकेले इस वर्ष उत्तर प्रदेश में खुले हैं। यानी 70 वर्ष में खुले 12 और 1 वर्ष में खोले जा रहा है 18। ये है स्पीड, और उस स्पीड के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज आप देख रहे होंगे, यानी सबको डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कहां जाएगा, पैरामेडिक्स के बारे में कौन सोचेगा। आज तो हर संस्थान के साथ अपना नर्सिंग कॉलेज भी खुल रहा है। आज वहां पे पैरामेडिक्स का भी चल रहा है, अच्छे टेक्नीशियन मिल सके, ट्रेन टेक्नीशियन मिल सके,
यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और अन्य क्लिनिकल स्टाफ के बारे में भी कैसे आप उसको ट्रेन कर सके, ये भी सब साथ साथ जब चलेगा तब परिणाम आ पाएगा। और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ है। डबल इंजन की सरकार इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 75 जनपद हैं। इन 75 जनपदों में हम लोग 65 जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोल चुके हैं। हर जिले में फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ब्लड बैंक तो थे ही, ब्लड सेपरेटर यूनिट भी वहां पे स्थापित हुई है। आईसीयू संचालित हुए हैं। अन्य तमाम क्षेत्रों में भी आज कार्य हो रहे हैं। और रविवार के दिन याद करना, रविवार के दिन स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सक हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के वहां पे केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी सभी योजनाओं के बारे में वहां पे एक बड़ा शिविर भी लगता है और कोई भी पेशेंट आकर के वहां पे अपना उपचार करा सकता है। और करोड़ों की संख्या में पेशेंट इससे लाभान्वित होते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी लोगों के मन में पैदा होती है। आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा भी आज प्रारंभ हो चुकी है इतने बड़े पैमाने पे। अकेले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 9 करोड़ से अधिक लोग इस सुविधा से आच्छादित हैं। 5.25 लाख से अधिक लोग अभी तक प्रदेश में 5.25 करोड़ से अधिक लोगों को अब तक यहाँ पे गोल्डन कार्ड जारी हो चुके हैं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को फ्री में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है कि वो आयुष्मान वंदना योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ ले सकता है। पहले कहाँ थी, सुविधा नहीं होती थी, लोगों को नहीं मिल पाता था, पिक एंड चूज होता था। मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से ही जब पैसे देने की बात आई तो मेरे पास टाटा ट्रस्ट का जो हॉस्पिटल, टाटा ट्रस्ट से डॉक्टर राजेंद्र बड़वे मुंबई से आए। उन्होंने पैसा मांगा, हमने पैसा सरकार से दिया, स्वास्थ्य विभाग ने पैसा दिया, बीएचयू में और कैंसर हॉस्पिटल में और स्थापित हो चुका है। हमें समय की गति से आगे जाने की आदत डालनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कार्य आपका होगा, मेहनत भी आपकी है, विजन भी आपका है, लेकिन एक गरीब की दुआ बहुत लगती है। और आपके पास तो यह है कि आप उसे जीवन दे देंगे तो दुआ ही दुआ है जीवन में आपकी, फिर उसका आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। और इसलिए उसको लेने की तैयारी हमें करनी चाहिए। विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ भारत बनाना आवश्यक है, तभी समर्थ भारत बनेगा। और समर्थ भारत बनेगा तो विकसित भारत दूर नहीं होगा, विकसित भारत हम सबके सामने होगा। और उस दिशा में आपको अगले 9 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करना है। मैं आज के इस अवसर पर प्रोफेसर आर.के. धीमन जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। पिछले 5 वर्ष के अंदर इस संस्थान ने जो नए लक्ष्य निर्धारित किए थे उसको प्राप्त करने की दिशा में बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। बहुत सारी चीजें इन्होंने अचीव की हैं, बहुत सारी चीजें अभी पाइपलाइन में आगे बढ़ रही हैं। और मुझे विश्वास है कि जो गति है या उससे सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रदान करने में आगे बढ़ेगी। लेकिन जो मैंने आपसे कहा, वेटिंग और न्यूनतम किया जा सकता है। चिंता मत करिए, संसाधन अपने आप आएगा। संसाधन के लिए सरकार पूरी उस पर आपके साथ खड़ी है और हर प्रकार का आपको सपोर्ट करेगी। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन के साथ क्या हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ करके कुछ नयापन करके दिखा सकते हैं?
इस दिशा में भी देश के अंदर बहुत जगह कार्य हो रहा है। SCPGI को भी इस दिशा में थोड़ा प्रयास करना चाहिए। एक प्रयास क्या है इसमें, कैसे हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं, और मुझे लगता है उस अच्छे परिणाम को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से 4 दशक की आपकी शानदार यात्रा के लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जब SCPGI अगले 9 वर्ष के अंदर, अगले 9 वर्ष में अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए, तो उस समय आप सब के बारे में तत्काल उस समय की जो पीढ़ी होगी उसके मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव दिखना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रोफेसर शालीन सर से निवेदन करूंगी कि धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण और सभी उपस्थित जनों, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ के 41वें स्थापना दिवस समारोह में आपकी गरिमा उपस्थिति, यह आयोजन अत्यंत सफल और प्रेरणादायक बना है। हम अपने मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री मंगेश्वर चरण सिंह जी, श्री पार्थसारथी शर्मा सेन जी, सभी गणमान्य अतिथियों का भी आभार, जिन्होंने हमें अपने विचारों से या प्रेजेंस से मार्गदर्शन दिया। डॉक्टर गीतांजलि पद्मनाभन जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान से इस आयोजन को और